आज हम फिर से एक और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स केस को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है बटरफ्लाई क्राइसालिस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एपिसोड 3 ऑफ बियॉन्ड द बार ड्रामा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक पास्ट इवेंट से जहां यॉमिन एक दिन एक कैटरपिलर को उसके कोकून से निकाल देती है। दोस्तों, एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को समझते हैं हम। कैटरपिलर पहले लीव्स को खाता है और ग्रो करता है, फिर वो सिल्क का कोकून बनाता है। कोकून के अंदर उसकी बॉडी ब्रेक डाउन होके नया शेप लेती है, उसके विंग्स, लेग्स और बॉडी फॉर्म होते हैं। फाइनली वो कोकून तोड़कर बाहर निकलता है एंड बटरफ्लाई बनकर उड़ता है। बट अगर कोई कैटरपिलर को कोकून से निकालने में उसकी हेल्प करे तो उसके विंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। स्ट्रगल के बिना उसके विंग्स में स्ट्रेंथ ही नहीं आती है और वो कभी उड़ नहीं पाता है। इसीलिए उसे अपना कोकून खुद ही तोड़ना जरूरी होता है। बट ये सारी बातें यॉमिन को नहीं पता थी और इनडायरेक्टली उसने उस बटरफ्लाई को मार दिया। उसके बाद यॉमिन को पता चलता है कि उसे साइकोजेनिक डिसलेक्सिया नाम की एक डिजीज है। साइकोजेनिक डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें किसी इंसान को पढ़ने या शब्दों को समझने में दिक्कत होती है और ये प्रॉब्लम ज्यादातर स्ट्रेस, ट्रॉमा या इमोशनल इश्यूज की वजह से होती है, ना कि दिमाग के फिजिकल डैमेज से। बट अबव ऑल यॉमिन एक जीनियस स्टूडेंट थी। वो इतनी जीनियस थी कि वो 2 क्लासेस स्किप करके सीधा आगे जंप कर जाती है। एंड दोस्तों, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि यॉमिन की मदर हमेशा अपनी बेटी के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देती थी ताकि वो एक परफेक्ट स्टूडेंट बन पाए एट एनी कॉस्ट। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें अपना नया केस दिखाई देता है। डीऑक, जो कि एक डिलीवरी ड्राइवर है और रिसेंटली उसने एक इरिश कॉफी पी। इरिश कॉफी इज मिक्सचर ऑफ विस्की एंड कॉफी। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर रोड पर निकल पड़ता है। जब डीऑक एक पार्क के पास से गुजर रहे थे तो वो अचानक से जोर से ब्रेक मार देते हैं। वो देखते हैं वहाँ एक बच्चा मिनगुक जमीन पर बैठा अपने पैर को पकड़ के रो रहा होता है। जब कॉप्स आते हैं और ब्रीथलाइजर टेस्ट करते हैं तो डीऑक फेल हो जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि मिनगुक को उसकी परेशान माँ ली सांगनी के साथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इनिशियल डायग्नोसिस के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि मिनगुक को गाड़ी ने हिट किया ही नहीं, लेकिन सिम्टम्स ऐसे हैं जो कॉलिजन से मिलते जुलते लगते हैं। सिक्योरिटी फुटेज भी कंफर्म करते हैं कि डीऑक ने तो उसे मारा ही नहीं है, लेकिन लगता है बच्चे के साथ कुछ और ही इशू है क्योंकि वो अपना पैर यूज ही नहीं कर पा रहा है। ली और सियो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, प्लांटिव मिनगुक को रिप्रेजेंट करते हुए। चाहे ये कोई बड़ा केस नहीं हो, लेकिन फैमिली वेल्दी है तो लगता है शायद वो इजी मनी का चांस देख रहे हैं। उसके बाद सियोक डिसाइड करते हैं कि वो ये केस लेकर ड्राइवर को डिफेंस करेंगे और यॉमिन को साथ ले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास उनकी ओपिनियन लेने के लिए। ऐसा लगता है कि मिनगुक को सच में लगता है कि उसे हिट किया गया था और ये एक नोसिबो इफेक्ट है। ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि फिजिकल डैमेज तो है नहीं, लेकिन मेंटल एलिमेंट जरूर प्रेजेंट है और ये नोसिबो क्लियरली मिनगुक को इफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, नोसिबो इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी इंसान को नेगेटिव चीज फील हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वो चीज एक्सपेक्ट की है, चाहे असल में कुछ भी ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को बोले कि ये दवा लेते वक्त आपको हेडेक हो सकता है तो पेशेंट को हेडेक महसूस हो सकता है, इवन अगर दवा में ऐसी कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। नोसिबो इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जहाँ कोई इंसान नेगेटिव सिम्टम्स या तकलीफ महसूस करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया होता है, चाहे असल में रियल प्रॉब्लम या डैमेज हुआ ही ना हो। नोसिबो इफेक्ट दिखाता है कि हमारे थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस काम करते हैं हमारे बॉडी के रिएक्शंस पे, चाहे फिजिकल कॉज ना भी हो फिर भी। एंड ऐसा ही कुछ मिनगुक के साथ भी हुआ है। कुछ आई विटनेस रिपोर्ट्स भी सिचुएशन को थोड़ा क्लियर करते हैं, स्पेशली जब यॉमिन सुनती है कि मिनगुक की माँ सड़क पर चिल्लाती हुई शॉक में थी। मतलब उसकी माँ का रिएक्शन इतना ओवर था, वो ऐसे चिल्ला रही थी मानो उसका बेटा मर गया हो। मैं एपिसोड देख के थोड़ी देर के लिए डर गई थी कि क्या हो गया ये। नेक्स्ट डे लॉ फर्म में न्यू वीक का दिन लेट स्टार्ट होता है। जब वो एक बड़े डिपार्टमेंटल मीटिंग में पहुंचते हैं, यॉमिन के गाल पर इंक लगी होती है क्योंकि वो न्यूज़पेपर पर ही सो गई थी। सियोक बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं होते।
स्पेशली जब उन्हें पता चलता है कि उन लोगों से रात भर मीनियल पेपर वर्क करवाया गया था, वो केस के बारे में जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। यानी सियाखू जान गए थे कि उनके राइवल्स अब इन न्यूबीज को टारगेट कर रहे हैं, उनसे बदला लिया जा रहा है। अब सियाखू अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जूझ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि पिछले एपिसोड में जो भी हुआ हो उसके लिए मिस्टर को उन्हें डांटेंगे, लेकिन मिस्टर को एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव करते हैं और उन्हें प्रमोशन ऑफर कर देते हैं। ये प्रमोशन स्पेसिफिकली इसलिए है क्योंकि मिस्टर को रिटायर होने वाले हैं और सियाखू को अपनी पोजीशन फिल करवाना चाहते हैं। मिस्टर को अभी के लिए एक एडवाइजर के रूप में काम करते रहेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि सियाखू यूलिन का मैनेजिंग पार्टनर बन जाए, लेकिन सियाखू यहाँ रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक वॉइस चैलेंज है। वो देख सकते हैं कि अगर दूसरे इमर्जिंग लॉ फर्म्स के साथ कंपटीशन हुआ तो यूलिन शायद सर्वाइव ही ना कर पाए बिना सीईओज और ओल्ड गार्ड्स के फाइनेंशियल बैकिंग के। कंपनी के सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अनपैरासाइटिक पार्टनर्स को हटा देना जो पीछे से सिर्फ स्मूजिंग करते हैं, जिनके पास कोई रियल एक्सपर्टीज ही नहीं है और जो सिर्फ लो वैल्यू केसेस लेके आते हैं। सियाखू देख सकते हैं कि मिस्टर को चाहते हैं कि वो एक एग्जीक्यूशनर बनकर इन सबको कंपनी से निकाल दे और वो ऐसे यूज होना नहीं चाहते। यानी राइवल्स की हॉस्टिलिटी बढ़ते ही जा रही थी। इसके बाद योमीन और सियाखू ली एंड सियाओ की मीटिंग के लिए पहुंचते हैं ताकि केस डिस्कस किया जा सके, लेकिन सियांग चैन ने योमीन और सियाखू को गलत टाइम बता दिया था। मीटिंग 30 मिनट्स आगे कर दी गई। ये ऑब्वियसली एक अंडरहैंडेड ट्रिक है ताकि उन्हें पहले ही बैकफुट पर लाया जा सके। मीटिंग के अंदर सियांग चैन 200 मिलियन वॉन मांगते हैं एज अ कॉम्पनसेशन ऑफ डैमेज और डिओक हो को हेवी सेंटेंस फेस करने की धमकी भी देते हैं। ये सब कुछ इंश्योरेंस भी कवर नहीं कर सकता क्योंकि डिओक हो उस टाइम ड्रंक थे, इसलिए उनके पास ज्यादा चॉइसेस ही नहीं बचती है सिवाय अपने घुटने टेकने के। बट लकीली वहाँ पर योमीन और सियाखू पहुँचते हैं और सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। सियांग चैन को कंफ्यूज कर देते हैं जो कि बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे और कहते हैं कि कैजुअल लिंक मैटर ऑफ कॉमन सेंस है। जब प्लेंटिफ स्लॉन्डर करते हैं, यानी जो लोग केस में क्लेम कर रहे हैं वो कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस या स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, उसे हम प्लेंटिफ फ्लॉन्डर कहते हैं। और यहाँ सियाखू सारा ब्लेम मिनगुक का उसकी माँ के ऊपर डाल देते हैं क्योंकि उसकी माँ का ओवर रिएक्शन इतना ज्यादा था कि मिनगुक बहुत डर गया था और उसे ये सारे आफ्टर मैच सिम्टम्स आ गए, जबकि रियल में मिनगुक का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। एंड सियांग चैन के पास ऐसा कोई भी जस्टिफाइड एविडेंस नहीं था कि वो प्रूव कर सके कि मिनगुक का एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, अभी तक 2 केसेस देखे हमने सियांग चैन एंड सियाखू के बीच में, बट सियाखू के सामने अभी भी सियांग चैन एकदम बच्चा सा है, उसके पास वो कोई टॉपिक में टिक नहीं पाता है। इसके बाद सियाखू योमीन को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और अलाउ करते हैं कि वो प्री ट्रायल प्रोसीड्यूर में डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करें, पूरा ड्राफ्ट तैयार करें और इस केस को लीड करें। अपनी स्टेटमेंट में योमीन सजेस्ट करती है कि मिनगुक के मेंटल स्टेट का साइकेट्रिक असेसमेंट किया जा सके ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये इंसिडेंट में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है या नहीं है। थोड़ा पुश करने के बाद सियाखू बाद में उन्हें कहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। दोस्तों, योमीन को डिटेल्स पकड़ने का नाक है, जैसे कि हमने पहले के केसेस में भी ये ऑब्जर्व किया है। इसलिए योमीन हॉस्पिटल जाती है और उसे जब पता चलता है कि मिनगुक हॉस्पिटल में हर वीक 5 से 6 बार जाया करते हैं, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उससे थोड़ा ये स्ट्रेंज लगता है। मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, फिर भी आप हॉस्पिटल जा रहे हो सिर्फ इस डर से कि इन फ्यूचर में आपको कुछ हो ना जाए। और अगर बच्चा इतनी फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जा रहा है तो लगता है ये मंचो सेन सिंड्रोम का केस हो सकता है ली सांग मी के लिए। बेसिकली एक्सट्रीम एंजाइटी की वजह से सांग मी की ऑब्सेशन की वजह से मिनगुक के वेलबींग पर ट्रांसफर हो गई है। सियाखू इस पे तुरंत जंप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये क्लियरली दिखाना है कि सांग मी ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और वो इस चीज को कोर्ट में जरूर प्रूव करेंगे। लेकिन इस तरह के जजमेंट के लिए योमीन पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होती हैं, लेकिन
उनके पास ज्यादा चॉइसेस भी नहीं थी क्योंकि उन्हें ये केस किसी भी हाल में जीतना था। यहाँ यॉमीन की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है उनके घर के मामले की वजह से। यॉमीन को बुरा लगता है जब उसकी माँ उसके बिजनेस में इंटरफेयर करती है, उसके अपार्टमेंट आती है और एक प्लेट थ्रो कर देती है सिर्फ इसलिए कि उसमें एक चिप थी। और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ प्लेट का नहीं है बल्कि और गहरा है, स्पेशली जो हुआ उसकी डिसेबल्ड बहन के साथ। यॉमीन अपनी माँ को सीधा बता देती है कि वो क्या सोचती है और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसने सियोंग चैन से ब्रेकअप कर लिया है, जिसे सुन उसकी माँ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यानी कि दोस्तों, मुझे लास्ट एपिसोड में ये सिर्फ एक लाई डिटेक्टर टेस्ट लग रहा था, बट रियलिटी में ऐसा ही हुआ था। मतलब आप अपने फिजिकल चैलेंज बच्चे को अबेंडन कर देते हो इसलिए ताकि सोसाइटी में आपकी इज्जत बनी रहे। ये सीन से मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई अनकंडीशनली प्यार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसा है, एक माँ के लिए उसके बच्चा चाहे जैसा भी रहे वो उसके लिए पूरी दुनिया होता है। बट ऐसे ऐसे इंसिडेंट से मुझे बहुत दुख लगता है, एक माँ की डेफिनेशन पर क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू दिस स्टोरी। कोर्ट हाउस में वापस सिचुएशन एकदम शॉकिंग टर्न ले लेती है। कोर्ट रूम में सबको पता चलता है कि सांग मी अभी भी मीन गुक को ब्रेस्ट फीड करती हैं, जबकि वो 4 साल का बच्चा हो चुका है। ये स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी और सिर्फ एक वीक किंडरगार्टन का ब्रेक दिखाता है कि मीन गुक अपनी माँ से इंडिपेंडेंस गेन करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मतलब सीधा सीधा कहें तो सांग मी को ऑब्सेशन इतना ज्यादा है अपने बच्चे के प्रति कि मीन गुक को मेंटल इश्यूज आने लग गए हैं, बिल्कुल कैटरपिलर वाली स्टोरी जैसा। इसमें दोस्तों मेरी जजमेंट के हिसाब से उसकी माँ की कोई गलती नहीं थी, बट वो थोड़ा ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बन रही हैं अपने बच्चे के लिए एंड हर टाइम वो अपने बेटे को अपने पास ही रखना चाहती है। बट ऐसा करने से वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा लाइफ में, बिल्कुल बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के जैसे। कैटरपिलर जब कोकून के अंदर स्ट्रगल करता है तो वो सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहा होता बल्कि वो अपने विंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो बाहर निकल के उड़ सके। लाइफ में भी हर चैलेंज और स्ट्रगल हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हम प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करें तो ग्रोथ अधूरी ही रह जाती है। स्ट्रगल ही एक प्रोसेस है जो हमें रेडी करती है अपनी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और अल्टीमेट सक्सेस के लिए। सियोंग हूँ अपनी वर्ड्स में इतने स्कैचिंग और डायरेक्ट हैं कि बाद में यॉमीन उसे बात करने के लिए अप्रोच करती हैं। वो दुनिया को काफी पेसिमिस्टिक नजरिए से देखते हैं और मानते हैं कि लोग अक्सर सेल्फिश ही होते हैं। उनके शब्दों में गहन सच्चाई है कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो कभी माँ बनना ही नहीं चाहते और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कभी माँ बनना ही नहीं चाहिए। एंड दोस्तों, ये सब कुछ के बाद शायद ऐसा लगता है कि कोर्ट ने उसकी माँ को ही रियल कल्प्रिट मान लिया होगा और उस ड्राइवर को बेल मिल गई होगी। उसके बाद यूलिम हेडक्वार्टर्स में सियोंग हूँ और यॉमीन के बीच कुछ बातें हो रही थी, जहाँ यॉमीन अपोलोजाइज करती है उनकी छोटी सी आर्ग्यूमेंट के लिए। उसके बाद वो अपनी ट्विन सिस्टर और माँ के बारे में बताती है। वो स्पेशली बताती है कि कैसे उसकी माँ इतनी सेल्फलेस थी कि अपने करियर को भी अफेक्ट कर दिया था सिर्फ यॉमीन की हेल्प करने के लिए। जब कोर्ट रूम में सियोंग हूँ ने मदर वाली टॉपिक पर बात की थी तो यॉमीन ने उसे काफी दिल पे लगा लिया और उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो उनकी फैमिली पर अटैक कर रहे हों। बट सियोंग हूँ का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। 5 साल पहले वो घर जाते हैं और डस्टबिन में से एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट फाइंड करते हैं। खुशी से वो अपनी पार्टनर के पास जाते हैं, लेकिन वो कोल्ड और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। वो बोलती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और याद दिलाती है कि उन्होंने अग्रीमेंट किया था कि वो लोग बिना बच्चे के ही लाइफ लॉन्ग रहेंगे, यानी कि उनकी वाइफ अपनी विश से ही कभी माँ बनना ही नहीं चाहती थी। सियोंग हूँ वॉशअप करने चले जाते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस ही उनकी रिजेंटमेंट को रीइंफोर्स करता है और उन्हें लगता है कि मदर्स कभी
कभी कभी सेल्फिश भी हो सकती हैं। जब वो वॉक पर निकलते हैं और इन बातों पर सोचते हैं तो एपिसोड वहीं खत्म होता है। दोस्तों, ये एपिसोड काफी ज्यादा एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। केस इनिशियली सिंपल लगता है, लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेयर्स सामने आते हैं, स्टोरी और डीप हो जाती है। यो मिन की एम्पैथी और सियांग हुं का प्रैक्टिकल और थोड़ा साइनिकल अप्रोच कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाता है। कोर्टरूम ड्रामा, लीगल स्ट्रैटेजी और पर्सनल इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस है इस एपिसोड में। एपिसोड को इंटरेस्ट और काफी ग्रिपिंग बनाता है। ये एपिसोड सिर्फ केस नहीं दिखाता है, बल्कि कैरेक्टर्स के ग्रोथ और उनके मॉरल डिलेमास को भी एक्सप्लोर करता है। डेफिनेटली एक मस्ट वॉच एपिसोड है ये। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।